बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद सलमा। आज मेरे साथ एक बड़ी दबंग शख्सियत मौजूद हैं। वो देखने में तो बड़ी नाजुक सी, मासूम सी, भोली भाली सी हैं, लेकिन ऐसा है कि वो जब बोलती हैं तो वाकई बड़े बड़ों के कान खड़े कर देती हैं। वजह यही है कि उनकी जो बात है उसमें इतना वज़न है, वो इतने बावसूख ज़राए से ली हुई ख़बर को आप तक पहुँचाती हैं और उस पर बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया पेश करती हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल व्लॉगिंग भी करती हैं। यही नहीं बल्कि आपकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत इतनी ज़बरदस्त है कि उस पर बने कंटेंट को देखते हुए आपको 23 मार्च 2021 को प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया है। सो बहुत लंबे चौड़े तारफ़ की मज़ीद ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं अनम शेख से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच सलमा फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। हाँ, थैंक यू सो मच अनम कि आज आप हमारे पास यहाँ आई और हमें भी ये इज़्ज़त बख्शी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान के साथ आपकी मोहब्बत इतनी है कि आपको इस मोहब्बत की वजह से सराहा जाने लगा और फिर यही नहीं बल्कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान का आपको एजाज़ भी दिया गया। सो इस पे हम बात भी करेंगे और आगे चलेंगे, लेकिन हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि अनम कौन है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है। तो चलें शुरू करें। मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस शहर से है? मेरा ताल्लुक़ बेसिकली यहीं से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, शुरू से यहीं से है। वो होता है ना जैसे लोगों के पीछे कोई गांव होते हैं या कहीं से आए होते हैं, नहीं, वी माइग्रेटेड टू रावलपिंडी सिंस लाइक फॉर द लास्ट 200 ईयर्स अगो। तो 200 साल पहले, पाकिस्तान से भी बहुत पहले की एक हिस्ट्री है जिसमें से मेरे वो ग्रैंडफादर्स जो हैं वो कहीं से माइग्रेट हुए थे, कश्मीर से। तो वहाँ से आए हैं और उसके बाद फिर यहीं पे सेटल हो गए हैं, रावलपिंडी में ही थे। एंड माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज फजल इलाही। उस वक्त यहाँ पे इनफैक्ट उनकी बड़ी एक कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। पाकिस्तान जिस टाइम बन रहा था उस वक्त ही वाज चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड, फिर साथ ऑनररी मैजिस्ट्रेट थे, फिर ही वाज अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड मैन। तो माशाल्लाह उसके बाद से फिर माय ग्रैंडफादर एंड देन माय फादर एंड देन वी 3 daughters। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आपकी फिर जाहिर सी बात है जैसे कि आप पिंडी गर्ल हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नहीं, जैसे पिंडी बॉय, आई टेक प्राइड इन इट। पिंडी गर्ल्स आर ऑसम, ठीक है, नो डाउट। और आप फिर इब्तदाई तालीम भी यहीं हुई? बिल्कुल यहीं। कहाँ तक आपने पढ़ा? मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और जो मेरा बेसिक एजुकेशन थी वो थी एक मिशनरी इंस्टीट्यूट से थी। इट वाज अ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट। स्टेशन गर्ल्स काफ़ी फेमस है। जैसे लास्ट में जो हमारी जनरेशन थी ना, उसमें आजकल तो बीकन हाउस या रूट्स और ये सब एलीट स्कूल्स हैं, तो उस वक्त जो होते थे वो होते थे स्टेशन गर्ल्स होता था और कॉन्वेंट होता था। तो पीपल हु वर एजुकेटेड फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूट्स वो अपना एक बहुत प्राइड लेते हैं इस चीज़ में। तो मेरी माशाल्लाह 10 से 11 साल की एजुकेशन जो है वो थ्रू आउट स्टेशन गर्ल्स से हुई थी। तो व्हेन एवर आई गो समवेयर तो वो समझते हैं कि ये पता नहीं लाइक फ्रॉबल्स में या कहीं से, लेकिन देन आई टेल देम कि मैं एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट से, जो कि उस वक्त तो इनफैक्ट वंस आई वाज सिटिंग विद रूट्स की वो हेड है, आई डोंट नो हर नेम, मैम खतीजा थी आई थिंक। तो वो शी आस्क्ड मी कि बेटा आपकी एजुकेशन किधर से हुई है ना? तो मैंने कहा कि मैम आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर स्टेशन गर्ल्स। तो शी वाज लाइक ओ माय गॉड दैट्स अ वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज़ है जो आपकी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक आज भी कॉन्वेंट या स्टेशन इस तरह के जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स उनका कोई मुकाबला नहीं। बेशक बेशक ऐसा ही है। और पता है ये इनका स्टैंडर्ड भी बड़ा अच्छा होता है, ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। और इनसे जो फारिग तहसील स्टूडेंट्स होते हैं वो माशाल्लाह अभी अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा ज़रूरी है कि आप जो बेसिक जो एजुकेशन है उसको एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आप बेस बना लें, अच्छा कर लें बच्चों की, तो फिर आगे वो चल पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सलमा। मैं आपको बताऊं कि बेसिक जो एजुकेशन है ना आपकी, जो फर्स्ट 10 ईयर्स होते हैं, 10 to 11 ईयर्स होते हैं, सिंस नर्सरी प्रेप से लेकर वो मैट्रिक तक, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप इसके बाद करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आप इसके बाद किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में जाते हैं नहीं जाते, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल, लेकिन जो आपकी कोर एजुकेशन है वो बहुत मैटर करती है। आप कहीं भी स्टैंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल, और यू लुक
डिफरेंट। बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए ना तो ये जो बिल्कुल अर्ली ईयर्स होते हैं ना, तो इनको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, असल मेहनत उनकी होती है, असल मेहनत उनकी, बेस वो बनाते हैं, मेहनत वो करते हैं। बिल्कुल एक बच्चा तो बिल्कुल कोरा कागज़ है ना, उसके ऊपर आपने जो लिख दिया, तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसकी बेस पे बच्चा आगे बढ़ता है और फिर बड़े से बड़े जो तालीमी इदारे हैं उनमें अपना नाम मनवा रहा होता है। लेकिन जो अगर देखा जाए तो सैलरी पैकेज है वो इन अर्ली ईयर्स के टीचर्स के बड़े कम होते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा पे करना चाहिए, क्योंकि मेन वो मगज़ख्वारी तो वो कर रहे होते हैं ना। सलमा, ये बहुत बड़ा एक्चुअली हम लोगों का एक डिलेमा है कि यहाँ पे ना एजुकेशन सेक्टर को बिजनेस बना लिया गया है। ठीक है, आप बिजनेस बनाएं, उसमें मसला नहीं है, लेकिन यू पे देम, यू पे वेल। आप आजकल हमारे जो दौर था उसमें, इसीलिए तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि स्टेशन में या कॉन्वेंट में दे वर पेइंग वेरी वेल अप टू द मार्क टू द टीचर्स जो वहाँ पे थी, और वो भी माशाल्लाह बड़ी ही आला टीचर्स थी उस वक्त की, तो अभी भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन दे पे यू वेरी वेल। यहाँ पे जो मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बड़े बड़े स्कूल्स हैं, दे डोंट पे यू, they don't pay the teachers who are doing so much for the education sector। और ये चीज़ है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और जितना भी बात की जाए कम है, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, उसमें क्या होता है, जब टीचर को प्रॉपर पे नहीं किया जा रहा ना, तो टीचर्स भी डीमोटिवेट होते हैं। वो जब एक हेल्दी माइंड के साथ सीख कर, रिसर्च करके अपना लेसन जो है वो तैयार करके आएंगे, तो बच्चे को अच्छे से वो पढ़ा भी सकेंगे। लेकिन उन्हें पता है कि यार मिलना कुछ नहीं है और मेहनत इतनी करने का फ़ायदा क्या, तो एट दी एंड वही बात है कि ना टीचर हेल्दी तरीके से आगे ग्रो कर पाएगा, ना ही वो बच्चे को बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर पाएगा। और फिर ये भी होता है कि फिर एक चीज़ और भी हमने देखी है, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है, कि जो साइड सोर्सेज निकालते हैं टीचर्स, और फिर ये स्कूल माफिया जो है वो मिलकर ही इन चीज़ों को करते हैं कि फ़लाँ डे आ गया, फ़लाँ एक्टिविटी हो रही है, फ़लाँ, तो पेरेंट्स को जो है वो एक तरह से एक गाहक के तौर पे डील किया जाता है, और उनसे डिफरेंट बहानों से पैसे जो है वो मंगवाए जाते हैं, और वो फिर जो भी उसको यूज़ तो नहीं, मिस यूज़ ही कहेंगे, किया जाता है। सो कहीं भी बच्चे की तरबियत को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा होता, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बहाने कोई अर्निंग के अदर सोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे होते हैं, जो कि इसीलिए तो ये बिजनेस बन चुके हैं ना। इसीलिए माफियाज बन चुके हैं, और इनके ऊपर हाथ डालना भी आसान नहीं है। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। मुझे अपने जर्नलिस्टिक करियर में याद है कि एक दफ़ा वी डिड अ प्रोग्राम फॉर एक बहुत नामवर स्कूल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। दे डिड अ वेरी ह्यूज ब्लंडर एंड स्टिल दे आर डूइंग दैट। लेकिन आप उसके खिलाफ प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो हाउ मच दे आर कंट्रोलिंग, आप ये सोचें कि कितना उनका ये माफियाज का कंट्रोल पॉलिटिशियन से ज़्यादा है मीडिया में, एंड दे हैव अ ह्यूज इन्फ्लुएंस। सो ये बहुत ज़्यादा इस पर बात करने की, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मैं कहती हूँ कि आपको काम करने की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट के काम करने की ज़रूरत है। उनको इन्हें रेगुलेट करना है, उन्हें जो है उसको पूरा इनका तैयार करना है रिफॉर्म्स, क्योंकि हमारे करने के हम तो बात भी ना कर सकें इस तरह। You keep facing the threats all the time. Exactly. तो ये इसलिए टीचर्स भी डिमोटिवेटेड, जो ये आपकी बात थी कि दे आर डिमोटिवेटेड, और वो फिर प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन नहीं लेती। हाँ, वो इसको एज अ ब्रेड एंड बटर बस ठीक है, अब जिस तरह कहीं और एग्जैक्टली। तो ये बहुत बहुत फ्लॉज हैं अभी से। और अगर पहले देखा जाए ना, जो पहले के इसातिज़ा थे उनकी एक रिस्पेक्ट तो अब भी होनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। आज वो रिस्पेक्ट नहीं है, आज नहीं है, क्योंकि देखें गिव एंड टेक है बेसिक। आप बच्चे को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, आप उतना टाइम दे रहे हैं, तो बच्चा भी पलट के आपके साथ अटैच हो रहा है, आपकी कई बात का असर ले रहा है। आपकी बात क्या है, आप कुछ लेसन दे रहे हैं ना, तो बच्चा असर ले रहा है, पढ़ रहा है और रिजल्ट दिखा रहा है। लेकिन अब टीचर्स के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो जो है बच्चे को प्रॉपर तरीके से पढ़ाएं। उनके कई और स्कूल विद इन स्कूल उनकी कई एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अपने कई टारगेट्स होते हैं, जो अपने वो कहते हैं ना स्टार्स या अपने नंबर गेम उन्होंने पूरी करनी होती है। इस पे बात करेंगे सलमा, खैर बात तो बहुत लंबी निकल जाएगी, लेकिन आपको पता है इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है टीचर को कि आप किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। हाँ, आपको पता होगा। आप पेरेंट्स को ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा नालायक है, आपने गुड रिपोर्ट देनी है। आप एज अ टीचर आपके ऊपर वो ब्लेम डालेंगे कि क्योंकि उन्होंने तो अपना बिजनेस चलाना है, उन्होंने तो अपने मार्क्स जो है वो दिखाने हैं मार्केट में कि हमारा सक्सेस रेट कितना ज़्यादा है, इसलिए वो 2 नंबरियाँ करते हैं और वो ये शो करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत लायक हैं। हालांकि आप
ये तो मैं प्राइवेट, इसीलिए प्राइवेट जो स्कूल्स है ना इनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ मैं। जैसे ये स्टेशन है या कॉन्वेंट है, इसकी तारीफ इसलिए करी हूँ क्योंकि दे शो यू योर एक्चुअल रिजल्ट्स, और वो इस चीज़ में नहीं पढ़ते कि आप क्या सोचेंगे, आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे। वो कहते हैं कि आपने अगर हमारे स्कूल में रहना है, पढ़ना है। उनको फीस से या इन चीज़ों से मतलब सेकेंडरी होता है, उनका प्राइमरी मकसद नहीं होता। अच्छा, देखा जाए ना तो जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनका जो तरीका तदरीस है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अब वो हम ठीक है, हम कहते हैं मार नहीं प्यार का तरीका, बिल्कुल बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए, और बड़ी नए नए मेथड्स आ गए हैं जिस तरह आप बच्चे को उसकी जो आप लेसन दे रहे हैं उसकी तरफ राग़िब कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम उन चीज़ों को वैल्यू नहीं दे रहे होते, क्योंकि हमारी एक आदत है ना कि सरकारी अस्पताल से जो दवाई मिलेगी उससे हमें हमारा इलाज नहीं होता, हम उससे ठीक नहीं होंगे, लेकिन वही दवाई हम प्राइवेट जाके कहीं से ख़रीदेंगे पैसे डबल लगा के, फिर हम ठीक होंगे। तो ये जो स्कूल माफिया है इनके पास हम फंस के डबल पैसे दे के अपने बच्चे को नालायक कर रहे हैं। आप देखें जितने प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ के बच्चों की उर्दू बिल्कुल निल होगी, वहाँ उनके मैथ के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं, मैं सबका नहीं कहती लेकिन अक्सरियत होती है। इसी तरह अगर हाँ इंग्लिश वो बहुत अच्छी कर देते हैं बच्चों की। सो ये वही बात है ना, शोशा है तो ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात है। सो खैर हम लोगों को सोचना होगा कि अगर सरकारी स्कूल के भी मयार तालीम को बेहतर किया जाए, टीचर्स को, हालांकि वो हाईली पेड होते हैं सरकारी स्कूल वाले, लेकिन हम खुद वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं, प्राइवेट की तरफ भाग रहे होते हैं। और इसमें इमरान खान साहब का बड़ा अच्छा स्टेप था। एग्जैक्टली, वन सिलेबस वाला था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सिंगल नेशनल करिकुलम, और मैं समझती हूँ उसको कंटिन्यू रहना चाहिए, वो बड़ी प्यारी चीज़ थी और उसको देखा जाए। और जो इस्लामी तालीमात का हमारे जो निसाब में उन्होंने एक मतलब कहा था ना, असूल रखा था कि ये बच्चों को पढ़ाया जाए, नाजरा पढ़ाया जाए, तो यही तो बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहीं से तो बच्चे को पता चलता है कि हम बीइंग मुस्लिम हमारे कैसे इखलाक होने चाहिए, क्या किरदार होना चाहिए, कैसे नेशंस जो हैं वो बहुत आगे बढ़ती हैं। ऐसा ही है। सो खैर उम्मीद है कि हमारे मुल्क में वो तब्दीली आएगी जिससे हमारे बच्चों इंशाल्लाह, बिल्कुल, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश आएगा नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हम वापस आते हैं उस टॉपिक पे जहाँ हम बात कर रहे थे आपकी तालीम की। फिर आपने जब ये पढ़ लिया और आपने जब सोचा कि यार पढ़ काफ़ी लिया है, अब ज़रा प्रोफेशनल लाइफ की तरफ मूव करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो किस प्रोफेशन की तरफ था? मैं आपको सच बताऊं तो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। लास्ट सिंस आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, तब से लेकर जो अब तक का मेरा जहाँ मैं आज पहुँची हूँ, इट वाज रियली अ रोलर कोस्टर राइड। मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतना सफ़र किया है, इतना सेक्रीफाइस किया है कि मतलब फिर आपको अपनी सक्सेस का भी मज़ा आता है। लेकिन I won't say I'm successful yet. I'm just on, you can say, a middle way or a beginning, क्योंकि it's just a start literally। और मैंने अभी बहुत कुछ सोचा अचीव करना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। लेकिन जो आपकी इनिशिएट आप जहाँ से करते हैं, जहाँ से बिगिनिंग होती है और आपके पास कुछ नहीं होता है, कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मैंने वो टाइम नहीं देखा। अच्छा, लिटरली। और मेरा बिगिनिंग ऑफ द करियर था जो मैंने स्टार्ट किया था जस्ट टू अर्न अ लिटिल ब्रेड एंड बटर फॉर माई सेल्फ, वॉज फ्रॉम यूफोन कॉल सेंटर। अच्छा, हाँ मुझे याद है। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद वो कर लिया, बिकॉज आई वॉज हैविंग कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, आई वॉज हैविंग नो मनी एंड आई जस्ट वांटेड टू अर्न समथिंग एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस समथिंग। एक प्रोफेशनल लाइफ देखना चाहती थी कैसी होती है। तो जब मैंने 4 महीने वहाँ काम किया, उसके बाद मुझे लग पता क्या कि ये मेरी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक्चुअली ये मेरा प्रोफेशन नहीं हो सकता, बिकॉज यू हैव टू टेक फ्रॉम 9 to 5 आपने कॉल्स लेनी है और उसको, और वहाँ पे भी बड़े मसले होते हैं। खैर कट इट शॉर्ट, फिर मैंने वहाँ से जो है रिज़ाइन करके देन आई मूव टू एजुकेशन सेक्टर। आई वांटेड टू बी अ टीचर, लेकिन मैं वहाँ पे भी नहीं कर सकी क्योंकि अगेन द सेम माफियाज, दे डोंट लेट यू टीच, एक्चुअली दे डोंट लेट यू टीच। मैं एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन हूँ, ठीक है, एंड आई बिलीव मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। मेरे साथ बड़ा, और फिर हमारी बनती नहीं ऐसे लोगों से कि जो एक्चुअली मुझसे ना झूठ बोला नहीं है। मैं अपनी रियल लाइफ में भी जब झूठ बोलूँ ना तो मुझे मेरी फैमिली कहती है छोड़ दे अनम, तेरे बस की बात नहीं है, ट्राई, यू कैन डू इट। तो मैं वहाँ पे ये करती थी कि मुझे मैंने 1.5 year टीच किया। अच्छा, आई वॉज वेरी ट्रू इन माई प्रोफेशन। मैं कहती थी ये बच्चा नहीं पढ़ रहा, मैं इसको मार्क्स कैसे दूँ। हाँ, मुझे मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरी प्रिंसिपल के साथ ये होती थी कि वो कहती थी तुम्हारी गलती है कि अगर ये बच्चा नहीं पढ़ा। मतलब मैं उसकी तो माँ तो नहीं हूँ ना। घंटों के लिए टीचर कितना कुछ सिखाएगी। एग्जैक्टली, मेरे पास अगर मैं उसके 8 सब्जेक्ट्स उसको टीच कर रही हूँ एज अ क्लास टीचर, फिर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो 8 के 8 जो है 50 की क्लास में मैं उन्हें परफेक्शन दे दूँ। दैट्स इम्पॉसिबल। ये उसकी माँ का काम है कि वो उसे घर में बैठ के टीच करे कि बेटा ये पढ़ के आए हो, ये इसके बैठ के याद करो। तो आप एक
मुझे वो याद है कि जब मैंने वो छोड़ा तो वो कहती हैं कि मुझे कि ये जो है प्रॉफिट्स का प्रोफेशन है और ये है और वो है। मैंने कहा, शी टॉन्टेड मी इन अ वे, तो मैंने कहा कि आप अपने अंदर झांकें कि आप प्रॉफिट के प्रोफेशन के साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। कितनी ईमानदारी से आप उस प्रोफेशन को जो है डिलीवर करें। तो ये हमारा मतलब आप सोचे किस किस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो आपको आगे। मैं शायद एक बहुत अच्छी टीचर होती, लेकिन मैं नहीं हो सकी क्योंकि मैं इन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। ठीक है, मुझे आज भी टीचिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैं आई कांट गो विद दिस सिस्टम एक्चुअली। तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद मीडिया करियर। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। ये कैसे सोच आई, मतलब टीचिंग से मीडिया? हाँ, एक बहुत बड़ा जंप था, एंड आई एम टेलिंग यू फॉर ऑनेस्ट कि मैं जस्ट फॉर माई ब्रेड एंड बटर। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि मैंने अभी कुछ तो करना है। तो मैंने आई वॉज जस्ट विद माई बैचलर्स डिग्री उस टाइम। तो मैंने फिर स्टार्ट किया कि चलो कुछ नहीं होता, आई हैव टू अर्न समथिंग। हमारे हालात भी ठीक नहीं थे, आई वॉज नॉट फाइनेंशियली वेल। तो मैंने फिर वहाँ पे 2015 था शायद, तब मैंने स्टार्ट किया विद कैपिटल टीवी, एंड आई रियली रिस्पेक्ट कैपिटल टीवी फॉर दिस। उन्होंने मुझे सिखाया फ्रॉम द स्क्रैच। अच्छा, उससे पहले मैंने एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर स्टार्ट किया था विद न्यूज़ 1, और वो नादिया मिर्ज़ा के साथ था। तो शी टॉट मी वेरी वेल। ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स विद हर और दैट आई स्किप्ड वो, मैंने फिर आई क्विट दैट। तो फिर उसके बाद मैंने जब कैपिटल में गई हूँ तो आई स्टार्टेड देयर एज अ कोऑर्डिनेटर। अच्छा। और मैंने कोऑर्डिनेशन में बड़ा कुछ सीखा, बहुत लोगों से ताल्लुकात बने। मीडिया में आप जब उठते बैठते हैं तो आपकी एक जो है आपकी ग्रूमिंग ही चेंज हो जाती है ना। तो आपको बड़ा पॉलिश किया जाता है। ये बहुत अच्छा है, लड़कियों को स्पेशली आई वुड रिकमेंड कि उन्हें मीडिया ज्वाइन करना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही एक डिफरेंट हो जाता है। आपको दुनिया में आप एक मतलब सब कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि आप कौन सा बंदा है। आज मुझे ना, जब मैं लोगों को फेस करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है इस बंदे के पीछे क्या है। ये जो बात कर रहा है ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। तो वो चीज़ जो आती है आपकी एक्सपीरियंस आती है। वहाँ से सलमा मेरा स्टार्ट हुआ, और मैंने कैपिटल टीवी के बाद नियो ज्वाइन किया। नियो में मैंने कोऑर्डिनेशन की, एंड नियो वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। नियो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था। मुझे मैं उनका बहुत रिगार्ड करती हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब, रिजवान जराल, अहमद कुरैशी, उनके साथ मेरा काम बहुत बहुत अच्छा था। तो मैंने वहाँ प्रोडक्शन सीखी, मैंने वहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखी, एंड बहुत अच्छे लोग हैं। आई ऑलवेज रिगार्ड देम कि बहुत अच्छे लोग हैं। लोग नियो को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पॉलिटिकल एक डिफरेंस है वो लोग का होता है। मेरे भी पॉलिटिकल जो है वो उनके साथ हो सकता है कि मेरे डिफरेंसेस हों, लेकिन एज अ पर्सन, एज माई पर्सनल उनके साथ जो एफिलिएशन है, आई फाउंड देम वेरी वेरी जेन्युइन। बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो अच्छा लगता है कि जिनके साथ आपका अच्छा वक्त गुजरा हो तो उसे सराहना भी चाहिए, उस वक्त को याद करके। और मैं ये कहती हूँ कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो होते हैं ना, उन्हें आप सेकेंडरी रखें। उन्हें आप प्राइमरी ना रखें, क्योंकि लोगों के साथ आपका जो पर्सनल रिलेशन होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये चीज़ मैं खुद भी बड़ा मानती हूँ कि लोग जो है ना वो डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से उनकी एफिलिएशन होती है, लेकिन अपने उन लीडर्स, जो लीडर उनके शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, उनकी खातिर एक दूसरे को इतना मतलब वो हेट कंटेंट फैला रहे होते हैं और वो इतनी बुरी बातें कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इंसानियत से तो प्यार करें ना। आप चाहे कोई नून लीग का है या पीटीआई का है या पीपीपी का है या पीडीएम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो वो एक सियासी नज़रिए को लेके सपोर्ट करें, बट बीइंग इंसान उनको तो हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी है ना। और देखिए, मैं कहती हूँ सपोर्टर्स का इसमें कोई कसूर नहीं होता। उनकी एक अपनी एक सेंस है जिसके साथ वो चल रहे हैं, प्रिवेल कर रहे हैं। हमारी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, और उसके बाद आप डिफरेंसेस करें एक इज़्ज़त और एहतराम के उसमें दायरे में करें। और मैं इसी चीज़ के ऊपर बिलीव करती हूँ। और मुझे वो जर्नलिस्ट स्पेशली बहुत पसंद है जो कि दोनों साइड के साथ इक्वल वो चलते हैं। इसमें मैं आई वुड लाइक टू से वन नेम, दैट इज़ मंसूर अली खान। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती, पर मुझे जहाँ तक लगता है ही इज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। वो दोनों साइड पे ना जहाँ क्रिटिसिज्म बनता है वो करते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह के मुझे कोई मसला नहीं है। देखें, वो इक्वली बैश करते हैं पीटीआई को,
मेरी हालांकि एक अपनी एक एफिलिएशन है पीटीआई से, लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत ऑनेस्ट जर्नलिस्ट समझती हूँ। तो ये चीज़ है। और साथ ही आप बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैं बीइंग न्यूट्रल सिर्फ इनका नाम लेना चाह रही थी। खैर एनीवेज, कटिंग इट शॉर्ट, फिर उसके बाद मैंने पीटीवी में भी काम किया है। फिर सलमा, मैंने अब ये सोचा कि मैं ना आई कैन डू वेल विद माई ओन ब्लॉगिंग, तो मुझे खुद से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने फिर उसके लिए बड़ी तगो दो की अपनी परमिशन मैंने घर से बड़ी मुश्किल से ली थी, मुझे याद है। माई फादर वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकूँगी, बट स्टिल ही गेव मी द परमिशन कि ठीक है कर लो। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। तो खैर एनीवेज, मैंने जब स्टार्ट किया तो वो बड़ा अच्छा चल गया। मतलब पीपल वर लाइकिंग माई ओपिनियन। मुझे नहीं पता था मैं कभी लिख सकती हूँ, कभी इतना अच्छा लिख सकती हूँ कि लोगों के व्हाट्सएप में वीडियोस वायरल हो रही होंगी। अच्छा। तो वो भी हुआ। फिर उसके बाद मैंने मुझे एक अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान डिफेंस के लिए बहुत काम किया है, पाकिस्तान का नैरेटिव प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई आर्म फोर्सेस। मैं आज भी फ़ैन हूँ अपनी आर्म फोर्सेस की। तो दे लाइक उन्होंने फिर मेरी जो जितनी भी मैंने काम किया उसे सराहने के लिए मुझे फिर अवार्ड किया एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान का जो टाइटल था उससे। क्या फीलिंग्स थी जब आपको इस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया? कैसे बताया गया, कैसे आपको पता चला? I was really not expecting. I was not expecting at all because it was just a beginning. और मुझे लगता था कि अभी तो यार बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है जब जाके कुछ मुझे मिले। लेकिन अल्लाह ताला शायद सॉ माय उन्होंने मेरी नीयत देखी। हाँ, इन्नमल अमालु बिन्नियात। एग्जैक्टली, शायद वो डिफरेंस था, क्योंकि देर आर मेनी फीमेल व्लॉगर्स, बहुत हैं और बहुत नामवर हैं, बहुत फेमस हैं, बट मे बी मेरे सिंसियरिटी जो है वो शायद अल्लाह ताला को पसंद आई। तो उन्होंने आपके व्लॉग्स देखे और फिर आपको कांटेक्ट किया? मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा वायरल होती थी मेरी व्लॉग्स जो हैं वो। अच्छा। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में एंड एवरीवेयर, और मुझे पता नहीं कहाँ से मैसेज आता था। कैसे पहली कॉल आई पहले या मुझे कॉल आई कि जी आपको एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगा ये कोई फेक कॉल तो नहीं है कहीं? नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं से मुझे था कि ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या बात है। हाँ, तो वो मुझे था। तो फिर मैंने कहा, आई वॉज लाइक वेरी थैंकफुल टू देम। तो दे कॉल्ड मी, और तो फिर 23 मार्च, आई कांट फॉरगेट दैट डे, 2021। इसमें आई वुड लाइक टू थैंक ISPR। ये सारा इनिशिएटिव उनका था, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का। और द ओनली फीमेल ब्लॉगर फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर फर्स्ट, जो उन्होंने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का एक बनाया था, अपना सेक्शन था उनका, उसमें पहली फीमेल ब्लॉगर का जो मुझे अवार्ड मिला। ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है उसकी, और मुझे ये सिर्फ इतना पता था कि, और वो चीज़ जो थी ना, मुझे इट वाज वेरी क्लिकिंग कि आप सिर्फ अपनी नीयत साफ रख के काम करो और अल्लाह ताला आपको नतीजा, बिल्कुल नतीजा अल्लाह देगा। और ये अच्छा भी लगता है कि देखिए अल्लाह तो बहुत कदरदान है। आप कोई अच्छा काम करते, कहते हैं ना कि आपने अगर कोई अच्छा काम किया, सोचा कि मैं ये करूँगा, अभी आपने किया नहीं और आपको उसका सवाब मिल जाता है। फिर जब आप वो अच्छा काम करते हो तो डबल मिल जाता है। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ की कोई बुराई करने का सोचते हो, जब तक आपने वो बुरा काम किया नहीं, आपको कोई उसका गुनाह नहीं मिलता है। तो अल्लाह बड़ा कदरदान है, और वो अपने उन बंदों को जो अच्छा करना चाहते हैं, अच्छाई फैलाना चाहते हैं, उनको बहुत प्रमोट करता है। बेसिकली ये प्रमोशन अल्लाह की तरफ से होती है, और वो अपने नेक नीयत बंदों को जो है लोगों में बहुत नाम दिलाता है। सो हमें भी बड़ा अच्छा लगा जब मैंने पहली दफ़ा जब ये मुझे पता चला, तो मैंने कहा वाकई शी डिज़र्व दैट। थैंक यू। अच्छा, फिर ये बताएं कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आप डिजिटल मीडिया की तरफ आई, क्या सुनने में चूँकि आ रहा होता है कि वहाँ बोलने की इतनी आज़ादी नहीं होती, आपको इजहार ख्याल के लिए इतना मतलब ऑप्शन नहीं मिलते, तो क्या वाकई आपको इसी वजह से मूव करते हुए इरादा? बहुत ऐसा ही है, क्योंकि जब मैं इवन आई वॉज बैक स्क्रीन, ठीक है, मैं कोई स्क्रीन पे काम नहीं करी थी, आई वॉज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आई वॉज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस माई ओपिनियंस ऑन ट्विटर। अच्छा। तो व्हेन आई वाज वर्किंग विद, मैं अब क्या नाम स्पेसिफिकली हो जाएगा, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ मैंने काम किया, जिनके नाम मैंने लिए, उनमें मुझे अलाउड नहीं होता था। आप अगर अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस डालना शुरू कर दो तो आपको प्रेशर आना। एग्जैक्टली, बल्कि हमारी एक होस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्हें वहाँ
उस चैनल से निकाल दिया गया था। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन वो आपकी मुझे पता है कि ये जो है ना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत प्रेशर होता है। तो फिर उस वक्त जो मेरा बिगिनिंग थी तो मैंने फिर उस वक्त वो रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मुझे मीडिया का एक्सपोजर चाहिए था और वो बहुत मैटर करता है। तो मैंने फिर इसलिए वहाँ से जब मैंने स्टॉप कर दिया, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि अभी मैंने वापस ज्वाइन नहीं करना, तो मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो अपना व्लॉगिंग में देखना है, तो फिर मैंने अपना एक्सप्रेस करने शुरू किए ओपिनियंस। तो कभी आपको ऐसे थ्रेट कॉल्स नहीं आई? नहीं, ऑनेस्टली एक दफ़ा मुझे किसी के थ्रू कहा गया था, जब मैंने स्टार्ट था ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का, तो मुझे किसी के थ्रू, मेरे बहुत अपने थे, उनके थ्रू कॉल कराई गई कि यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? डायरेक्ट कॉल नहीं आई, उनके थ्रू आई। तो मैंने कहा कि whoever said that, आप उन्हें भेज दें, ठीक है, आप बीच में से हट जाएं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो वो दिन उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम अपनी जिम्मेदार खुद होगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस एंड आई ओन देम। तो मुझे कहा कि आप बड़े नाराज़ हुए मुझसे, वो मेरे बहुत करीबी रिलेशन में है, तो लेकिन देखो वो अपनी एक प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उसके ऊपर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, ठीक है, मेरा पहली मोहब्बत, मेरा पहला प्यार, मेरा सब कुछ पाकिस्तान है। ज़बरदस्त। तो मेरे लिए पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई तमगा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इन बातों के ऊपर इफ़ यू वांट टू टेक अवे माय प्राइड और माय एनीथिंग, मेरी कोई भी चीज़, तो आई एम रेडी टू गिव दैट। ठीक है, मेरे लिए सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और वो पाकिस्तानी है। मैं उनके लिए बोलूँगी, हमेशा बोलूँगी, जहाँ मुझे लगेगा गलत हुआ है, ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है मेरे लोगों के साथ, मैं बोलूँगी। और मेरे ख्याल से हम सबका फ़र्ज़ है। वाई टू टेक प्रेशर्स? आपका रिस्क, आपका इज़्ज़त, आपकी इज़्ज़त सब अल्लाह के हाथ में, आपकी ज़िंदगी, आपकी मौत सब अल्लाह के हाथ में। तो मेरे लिए पाकिस्तान का फ़र्ज़, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। और मेरी माँ मुझे कह के गई थी कि नम सबसे पहली मोहब्बत तुम्हारी पाकिस्तान होनी चाहिए। तो मैं अपनी माँ के साथ तो बेवफाई नहीं कर सकती। दैट्स इट। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके व्लॉग्स में भी देखा, आपकी अक्सर जो आप अपलोड कर रही होती हैं अपने कंटेंट को, उसमें प्रो पीटीआई लग रही होती हैं, तो क्या आप भी पीटीआई सपोर्टर हैं, या आपका दिल उस तरफ खिंचता है तो आप एज ए जर्नलिस्ट उनको सपोर्ट कर रही होती हैं? सलमा, मैं पीटीआई सपोर्टर हूँ, मैं ओन करती हूँ इस बात को, आई टेक प्राइड इन इट, क्योंकि मुझे लगता है कि इन अगर सारी पार्टीज़ में से कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन किया जाए इन सब का, और इन सब को एनालिटिकली देखा जाए, तो सबसे बेहतर जो है इमरान खान है। मैं उसकी पार्टी का दिफा नहीं करती हूँ, मैं इमरान खान का एज अ लीडर दिफा करती हूँ, क्योंकि वो बहुत इन सब से बहुत लायक और इन सब से बहुत काबिल है। इस चीज़ के ऊपर तो मैं आई कैन गिव 100 आवर्स लेक्चर इन कंपैरिजन। लेकिन आप सिर्फ ये देख लें कि इमरान खान ने ना अभी कभी भी जैसे आप इंटरव्यूज़ देखें मरियम के या दूसरे लोगों के, पहली बात तो वो इंटरव्यूज़ देते नहीं हैं, ठीक है, और वो उन लोगों को तो इंटरव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देते जो उन्हें लगता है कि हमसे बड़े स्ट्रिक्टली बात करेंगे या हमसे बड़ी तगड़े क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इमरान खान ने लोकल से लेके नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सबको इंटरव्यूज़ दिए हैं, और उसने सबसे हार्ड क्वेश्चंस भी लिए हैं, और उस क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए उसने 7-10 बंदे नहीं बिठाए होते। और इस चीज़ के ऊपर लोगों को बहुत इबाहम होता है और बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि इमरान खान के बाद कौन है जो पार्टी को लेकर चलेगा।